बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने अपने ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है और हमारा एक लेक्चर हो चुका है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। होप सो हमने फर्स्ट लेक्चर सुन लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी। आज हम डिस्कस करेंगे थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बिल्डिंग लार्ज बिजनेस सिस्टम कि जब हम कोई लार्ज बिजनेस सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं तो हमने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने अपने माइंड में रखना है। बाय नाउ यू शुड हैव अ डिसेंट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड हैव टू वरी अबाउट व्हेन बिल्डिंग लार्ज बिजनेस सिस्टम। यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ लिस्ट दी गई है चीज़ों की जो हमने अपने माइंड में रखना है जब हमने अपना लार्ज बिजनेस सिस्टम को स्टार्ट करना है। ओके जी। रिमोट मेथड इन्वोकेशन। रिमोट मेथड इन्वोकेशन क्या है? रिमोट का तो आपको पता होता है ना कि अगर रिमोटली वर्ड हम तब यूज करते हैं कि अगर हमारे पास दो चीजें हैं लेकिन वो अपनी डिफरेंट लोकेशन पे और दूर दूर पड़ी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा जी। अब रिमोट मेथड इन्वोकेशन क्या है? जस्ट सपोज आप ये करें कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे पास एक क्लाइंट है और यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर पड़ा हुआ है। हमने क्या किया कि हमारे पास एक ऐड का फंक्शन है और उसको हमने डिफाइन किया है इंट ए, इंट ए, इंट बी, और हमने क्या किया इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा दी। क्या फंक्शनैलिटी होगी? ए को कोई नंबर असाइन करेंगे, बी को कोई नंबर असाइन करेंगे और फिर ए और बी का हम क्या करवा देंगे, एडिशन करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्लाइंट साइड पे एडिशन करवाने की ज़रूरत पड़ी है। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम क्लाइंट साइड पे दोबारा वो फंक्शन डिफाइन करें और उसकी सारी फंक्शनैलिटी दोबारा करें। हम क्या करेंगे कि सिंपल ऐड लिखेंगे और यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर देंगे। एक्स कर लेंगे, डिपेंड्स अपॉन यू, जो आप करना चाहते हैं करेंगे। यहाँ पे हमें दो पैरामीटर चाहिए। अब ये हमने दो पैरामीटर्स कर लिए। अब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास रिमोट मेथड इन्वोकेशन हो रही है, मतलब हमने रिमोटली मेथड को कॉल किया। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। वी नीड अ लॉजिक that connects a client and server via network connection। हमें कोई ना कोई लॉजिक तो चाहिए ना। अभी हमारे पास क्या लॉजिक था कि हमने एडिशन करवाना है और जब भी हमने सर्वर से कोई बात करनी है तो हमारे पास कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स डिस्पैचिंग मेथड, रिक्वेस्ट, ब्रोकरिंग पैरामीटर्स एंड मोर। ओके जी। अब बात करते हैं कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारे पास बेसिकली क्या है। The request dispatcher interface provides a facility of dispatching। Dispatching का मतलब होता है रवाना करना, भेजना। The request to another resource। It may be HTML। यहाँ पे हमारे पास जावा में क्या हो सकता है, हम HTML पेज से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर्वलेट से कर सकते हैं या फिर JSP से। ये हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है। This interface can also be used to include the control of another resource content। कि अगर हमने किसी दूसरे रिसोर्स को, फॉर एग्जांपल कि हम जो अपने HTML में हमने जो कंटेंट लिखा है ना, वो हम अपने इंटरफेस में यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि हम ये भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से। कंटेंट भी हम ले सकते हैं अपने रिसोर्स का। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ सर्वलेट कोलैबोरेशन। ये सर्वलेट से कोलैबोरेट करने का एक तरीका है। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड मेथड और एक हमारे पास होता है इंक्लूड मेथड। एक पब्लिक वाइड फॉरवर्ड होता है और एक पब्लिक वाइड इंक्लूड होता है। आप इसका ये देखें क्या होगा कि सर्वलेट रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट आ गया, ये आप बीच में स्पेस नहीं है, फिर सर्वलेट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, ये पैरेंथेसिस बंद हो गई। फिर हमने क्या किया, थ्रोस किया सर्वलेट एक्सेप्शन डॉट जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। ये अब फॉरवर्ड क्या करता है, बेसिकली फॉरवर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स। अगर हमने कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो किसी दूसरे रिसोर्स से, फॉर एग्जांपल सर्वलेट, जेएसपी फाइल और एचटीएमएल, अगर हमने इस फाइल में से फाइल्स को रिक्वेस्ट भेजनी हो तो हम फॉरवर्ड यूज करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और कंटेंट भी यूज कर सकते हैं।
तो अब देखिए इंक्लूड को पब्लिक वाइड इंक्लूड, इसका भी वही सीन है, सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स, आगे parenthesis throws servlet exception dot java dot input output exception, मतलब इनपुट आउटपुट टाइम में जो भी एक्सेप्शन आती है ना, आपको पता होगा एक्सेप्शन क्या, रन टाइम जो एरर्स आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हम वो सारी लाइन को डालते हैं। तो इंक्लूड क्या करता है, कंटेंट ऑफ अ रिसोर्स, कि अगर हमने सर्वलेट जेएसपी या एचटीएमएल फाइल का हमें कंटेंट चाहिए रिस्पॉन्स में, तो हम इंक्लूड यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी दूसरे रिसोर्स से रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड। रिमोट मेथड इन्वोकेशन हो गई। अब देखते हैं लोड बैलेंसिंग, क्लाइंट्स मस्ट बी डायरेक्टेड टू द सर्वर विद इन द लाइटेस्ट लोड, कि जब भी क्लाइंट ने सर्वर के पास जाना है तो वो लाइटेस्ट लोड के साथ जाना चाहिए, मतलब हल्के फुल्के लोड के साथ। अगर क्लाइंट ज़्यादा लोड के साथ जाएगा तो फिर सर्वर हमारे पास फेल हो सकता है या फिर क्रैश भी हो सकता है। इफ अ सर्वर इज ओवरलोडेड, अगर सर्वर हमारे पास फॉर एग्जांपल ओवरलोड हो गया, कि मतलब सर्वर 1 है और उसको मल्टीपल क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट कर दी हुई है। अब क्लाइंट 3 है, ये सपोज करें 3 क्लाइंट है और उसने सर्वर 1 से रिक्वेस्ट की है। अब क्लाइंट 4 है, वो भी जा रहा है, किसके पास जाना चाह रहा है, सर्वर 1 के पास, लेकिन सर्वर 1 पहले से ही ओवरलोड हो गया। अब हमारे बिजनेस की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट 4 है उसको सर्वर 2 के पास मूव करवा दे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फेल ओवर, इफ अ सर्वर क्रैशेस और इफ अ नेटवर्क क्रैशेस, अगर हमारे पास सर्वर क्रैश हो जाए या फिर हमारे पास नेटवर्क क्रैश हो जाता है, can client be rerouted to other servers without interruption of service? ओके, कि क्लाइंट अपना कोई काम सर्वर से करवा रहा है लेकिन उसकी वर्किंग के दौरान ही वो सर्वर जो है ना वो क्रैश हो गया। अब हमारे पास हमारे सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सर्वर 1 क्रैश हो गया ना, तो वो सर्वर 2 को ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट 1 है ना वो असाइन कर दे, तो मतलब किसी भी तरह हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। If so, how fast does fail over happen? कि अगर हम दूसरा सर्वर असाइन करते हैं तो हम कितनी देर में करेंगे, सेकंड्स में करेंगे या मिनट्स में करेंगे। व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर योर बिजनेस प्रॉब्लम, ये हमने पहले से ही अपने माइंड में रखना है कि हमारे लिए सूटेबल क्या है, ठीक है। जितनी जल्दी होगा उतना बेस्ट है। ओके जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैकएंड इंटीग्रेशन कोड की, बैकएंड इंटीग्रेशन की। Code needs to be written to persist business data into database as well as integrate with legacy system that may already exist. अब बात करते हैं कि legacy system हमारे पास क्या है। A legacy system is an outdated software or hardware that is still in use. कि ये हमारे पास एक outdated software भी कह सकते हैं और hardware भी कह सकते हैं। ये software है या फिर hardware है that is outdated, मतलब ये पुराना हो चुका है लेकिन ये अभी भी यूज में है। अब आप पूछें कि अगर ये चीज पुरानी हो चुकी है तो फिर यूज में क्यों है, बिकॉज दे आर हार्ड टू रिप्लेस, हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके साथ ही गुजारा करना सीख जाते हैं। तो कोड नीड्स टू बी रिटन टू परसिस्ट बिजनेस डाटा इनटू डेटाबेस, के जो कोड होता है उसे हम डेटाबेस में लिखते हैं, एज वेल एज इंटीग्रेट विद द legacy सिस्टम दैट में ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर हमें ज़रूरत हो तो हम legacy सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा जी ये देखें, transactions in Java as in general refer to a services a series of actions that must all complete successfully, कि अगर हमने अपनी ट्रांजैक्शन करवानी है, बैंक से हमने पैसे निकलवाने हैं, तो उसके पास हमारे पास एक कंप्लीट स्टेप्स ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप होगी, हमने एक मुकम्मल तरीके को फॉलो करना होगा फिर ही हम वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज ऑफ एक्शंस है जो हम परफॉर्म करेंगे सक्सेसफुली, तो फिर ये हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल हमने पैसे निकलवाने हैं, पैसे हमने एटीएम डाल दिया और हमने पिन नंबर डाल दिया, लेकिन हमारा फॉर एग्जांपल लाइट चले जाती है, हमारा एटीएम मशीन बंद हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारी जो ट्रांजैक्शन थी, सीरीज ऑफ एक्शन थी, वो कंप्लीट नहीं हुई, तो अब ना हमारे पैसे ऐड होंगे ना हमारे पैसे डिटेक्ट होंगे, वो जैसा था वैसा ही रहेगा।
Hence, if one or more actions fails, अगर कुछ ना कुछ फेल हो जाता है, all other function that must back out leaving the state of application unchanged, और जो से एक दो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो भी बैक पे चले जाते हैं, मतलब जीरो हो जाते हैं, और जो सिस्टम होता है ना उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। What if two clients access the same row of the database simultaneously? मतलब दो clients ने database की same जो रो है उसको एक ही टाइम पे एक्सेस किया, और what if the database crashes? अगर database crash हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? Transactions protect you from these issues. तो मतलब हम वो ये कह रहे हैं कि आपका जब भी बिजनेस हो तो आपने जो फेलियर्स हैं उसको भी अपने माइंड में रखना है, और ये जो ट्रांजैक्शन की चीज़ है ना ये अपने बिजनेस में ज़रूर रखनी है। ऐसा ना हो कि हमने पैसे मशीन में कार्ड डाला और एटीएम डाला, बीच में लाइट चली गई है, हमारे पास हमारे अमाउंट तो आए नहीं, लेकिन हमारी जो बैंक में हमारी अमाउंट पड़ी है उसमें से पैसे कम हो गए हैं, पैसे हमारे पास आए नहीं और बैंक से भी डिटेक्ट हो गया, उसका मतलब वो बीच में ही कहीं घूम रहे हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। क्लस्टरिंग क्या है? व्हाट इफ द सर्वर कंटेन्स स्टेट व्हेन इट क्रैशेस, कि अगर किसी जगह पे जाके सर्वर क्रैश हो जाता है, व्हाट इफ द सर्वर कंटेन, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो क्लाइंट है या फिर कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो सर्वर के पास वो बात होनी चाहिए, वो स्टेट होनी चाहिए कि कहाँ पे क्रैश हुआ है। इज डेटा स्टेट रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल सर्वर्स सो दैट क्लाइंट्स कैन यूज अ डिफरेंट सर्वर। ठीक है कि अब कर ले। डायनामिक रीडिप्लॉयमेंट क्या होगी? हाउ डू यू परफॉर्म सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स व्हाइल द साइट इज रनिंग? फॉर एग्जांपल हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो वेबसाइट के ना ऊपर बड़ा सा मैसेज लिख के आ रहा है कि वाईपी वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज मूव लेटर, इस तरह होता है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम अपने काम को रोक के, डू यू नीड टू टेक अ मशीन डाउन, कि हम अपनी वेबसाइट को रोक के फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दें, या फिर हमारी वेबसाइट चल भी रही है उसमें डेटाबेस सारे काम हो रहे हैं और साथ साथ हम उसे चेंज अपग्रेड भी कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे करना चाह रहे हैं काम। ओके जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लीन शट डाउन। इफ यू नीड टू शट डाउन अ सर्वर, can you do it in a smooth, clean manner that you don't interrupt service to clients who are currently using the server? कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, सर्वर को शट डाउन करना चाह रहे हैं, तो अब ये आपका तरीका है कि आप किस तरह करेंगे, कि अगर कोई क्लाइंट ने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट दी है, आप उस सर्विस को रन करने देंगे सर्वर को, या फिर वो सर्विस क्लाइंट को वापस कर देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस की क्या रखना चाहते हैं तरीके। लॉगिंग एंड ऑडिटिंग। If something goes wrong, is there a log that you can consult to determine the cause of the problem? A log would help you to debug the problem so it doesn't happen again. अब बात करते हैं कि log है क्या। लॉग हमारे पास क्या है? अ गुड लॉगिंग मैकेनिज्म हेल्प्स अस इन आवर टाइम ऑफ नीड, कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये जो लॉग है वो हमारी हेल्प करती है। व्हेन वी आर हैंडलिंग अ प्रोडक्शन फेलियर, जब हमारे पास कोई और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, या फिर जब हमारी प्रोडक्शन में या फिर बिजनेस में अचानक फेलियर आ जाता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है, लॉग्स कैन बी आवर बेस्ट फ्रेंड, कि हमारे माइंड में पहली चीज़ क्या आती है? लॉग्स। फॉर एग्जाम्पल जब हमने कोई पार्टी शार्टी करनी होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आते हैं? फ्रेंड्स, ये वो। तो इसी तरह जब कंप्यूटर लाइफ में कोई एरर आता है तो इसके माइंड में सबसे पहले कौन आता है? लॉग्स, कि लॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है, इसने ही हमारी हेल्प करनी है। तो इसमें क्या होगा कि समझ आ गया कि जब भी कोई एरर आएगा तो लॉग फाइल के पास जाएगा और लॉग फाइल उसे डिबग करके हमें हेल्प करेंगे, और जो एरर आया वो दोबारा नहीं आएगा। सिस्टम मैनेजमेंट क्या होती है? इन द इवेंट ऑफ कैटास्ट्रोफिक फेलियर, who is monitoring your system? You want monitoring software that pays a system administrator if a catastrophe occurred. अब बात यह है कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर क्या है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। कैटास्ट्रोफिक क्या है? कैटास्ट्रोफिक फेलियर इज अ कंप्लीट सडन ऑफ्टन सडन आफ्टर, मतलब अचानक जो अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आ जाता है मशीन में, कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में। सच ब्रेकडाउन में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ हार्डवेयर इवेंट, जब कोई हार्डवेयर का अंदरूनी इवेंट अकर होता है ना, सच एज डिस्क ड्राइव क्रैश
या फिर मेमोरी चिप फेलियर। जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर कैटास्ट्रोफिक फेलियर अकर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स फिक्स कंप्यूटर सर्वर प्रॉब्लम। कंप्यूटर सर्वर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एडमिनिस्ट्रेटर उसको फिक्स करते हैं। दे ऑर्गेनाइज इंस्टॉल एंड सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑर्गेनाइज करता है, इंस्टॉल करता है और सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम को, इंक्लूडिंग लैन वैन एंड मैन। मतलब इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जब भी हमारे सिस्टम में अचानक वाला एरर आता है, फेलियर आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ मॉनिटरिंग, हमारे सिस्टम को किसने मॉनिटर करना है। यू वांट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से करवाना चाहते हैं मॉनिटर, तो दैट इज़ बेस्ट थिंग। ठीक है, थ्रेडिंग हमारे पास क्या है। नो, नाउ दैट यू हैव मैनी क्लाइंट्स कनेक्टिंग टू अ सर्वर। अब क्योंकि एक सर्वर को बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, दैट सर्वर इज गोइंग टू नीड द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सिमल्टेनियसली। सर्वर के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को कर सके प्रोसेस। दिस मीन्स सर्वर मस्ट बी कोडेड टू अ मल्टी थ्रेडेड। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर को किस तरह में कोड करना चाहिए, मल्टी थ्रेडेड, मतलब वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। अब बात करते हैं मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर क्या है। सर्टेन टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट शुड बी मैसेज बेस्ड वेयर द क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आर वेरी लूजली कपल्ड। यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अकोमोडेट मैसेजिंग। अच्छा जी, लूजली कपल्ड क्या होता है। कपलिंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप विथ इन मॉड्यूल। ये हमारे पास मॉड्यूल्स है ना, तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये हमें कपलिंग बताती है। लूज कपलिंग मीन्स दे आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, के मतलब जब इनके दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो वो अपनी दुनिया में काम करेगा, ये अपनी दुनिया में काम करेगा। और जो लूजली कपल्ड होती है ना बिजनेस में, वो ही होनी चाहिए। अगर हम हाई कपलिंग रखेंगे तो क्या होगा कि अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो इसमें भी चेंज होगा, अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो इस पे भी इफेक्ट होगा। इसलिए हमारे जो बिजनेस होते हैं ना वो लूजली कपल्ड होने चाहिए। इन दो मॉड्यूल्स को देखें तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये नो कपल्ड है। इसमें देखें थोड़ा बहुत है तो ये लूजली कपल्ड है, और इनमें बहुत ज्यादा है, ये हाईली कपल्ड है। ये मतलब हम बेयर कर सकते हैं लेकिन इसको अपने बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, इससे हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। लाइफ साइकिल क्या है। The objects that lie within the server need to be created or destroyed when client traffic increases or decreases respectively. For example, हमारे पास एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स ने क्या किया है कि एक ही सर्वर को एक्सेस कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, जब क्लाइंट का ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये सर्वर पे डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे या क्रिएट करके रखता है, ये सर्वर पे डिपेंड करता है। रिसोर्स पुलिंग क्या है। If a client is not currently using a server, that server precious resources can be returned to a pool to be reused when other clients connect. This includes sockets as well as objects that lie within the server. मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में पुलिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। कि जो क्लाइंट होता है ना, सर्वर के कुछ प्रीशियस रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कीमती रिसोर्सेज होते हैं। अगर क्लाइंट उसे नहीं यूज कर रहा तो वो क्या करेगा कि एक पूल होता है उसके अंदर अपनी जो सर्विसेज रिसोर्सेज है ना उन्हें रखवा देगा। अब जब भी रिसोर्स को क्लाइंट को दोबारा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, वो पूल से सर्वर मंगवाएगा अपने रिसोर्सेज और वो दोबारा क्लाइंट उसे यूज कर लेगा, लेकिन वो उसे फजूल तौर पे अपने पास नहीं रखेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी तो हमारे बिजनेस में सबसे पहले होनी चाहिए ना। The servers and databases need to be shielded from subouters. subouters का आप ये समझ लें कि जो बेहुरमती करते हैं, जो बदतमीजी, मतलब हैकर समझ लें, जो हमारे काम को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे हमने कैसे बचना है, हमारे अपने सर्वर को, डेटाबेसेस को कैसे हमने बचाना है उन जैसे लोगों से। तो फिर हम क्या करेंगे, नाउन यूजर्स टू बी अलाउड टू परफॉर्म ओनली ऑपरेशंस दैट दे हैव राइट्स टू परफॉर्म। कि जो से यूजर्स नाउन है जिसको हम जानते हैं, मतलब जो लॉगिन है, जिसके पास अपना लॉगिन ईमेल और पासवर्ड है, हम सिर्फ उससे अलाउ करेंगे कि वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करे, और कितने परफॉर्म करें, जितना उसे राइट दिया गया, उससे ज़्यादा नाउन यूजर्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कैशिंग की।
Let's assume there is some database data that all clients share and make use of. Acha. Make use of such as common product catalog. Why should your servers retrieve the same catalog data from the database over and over again? You could keep that data around in the server memory and avoid costly network round trips and database hits. अब क्या हो रहा है कि हमने कंप्यूटर में कैशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कि जो रैम को डाटा अगेन एंड अगेन चाहिए होता है वो कैशे में रख लेता है, फिर पहले वो कैशे को चेक करता है और फिर वो आगे जाके चेक करता है। अगर उसे वो कैशे में डाटा मिल जाता है तो फिर वो रैम में आगे जाके चेक नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर जो क्लाइंट्स को चाहिए ना डाटा, वो क्या करेगा कि वो वाला डाटा रख देगा कैटलॉग कैशे में। तो अब क्या होगा कि सर्वर्स को ना दोबारा दोबारा डेटाबेस से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो सेम डाटा तो वो कैशे से लेके क्लाइंट को दे देगा, क्योंकि हमें अवॉइड करना है राउंड ट्रिप्स एंड डेटाबेस हिट्स। वो ये जो हम राउंड ट्रिप्स करते हैं ना, अगेन एंड अगेन अपने नेटवर्क में घूमते हैं या फिर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इसके। तो इस वजह से हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है कि हम अपने बिजनेस को बड़े स्मूथली तरीके से बड़े कम बजट में रन करें। ओके, एंड मच 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 मोर, each of these issues is a separate service that needs to be addressed for serious server-side computing. These services are needed in any business problem and in any vertical industry. वो कहने की जितनी भी सर्विसेज हैं ये हर बिजनेस में चाहिए होती हैं, हर इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं, and each of these services request a lot of thought and a lot of plumbing to resolve. इस हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। टुगेदर दिस सर्विसेज आर कॉल्ड मिडलवेयर। ये तमाम सर्विसेज को अगर हम एक नाम देना चाहें तो इसे हम मिडलवेयर कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था मिडलवेयर क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आंसर डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।